कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। मुझको अपनी बर्बादी का गम नहीं, गम है कि बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। उपराष्ट्रपति के पद से ऐसे गए हैं कि एक पहेली बनी हुई है कि ये गए कैसे और खामोश क्यों हैं। क्या सदमे में हैं? क्या उन्हें लग रहा है अपनों ने इस तरह से छोड़ दिया और अपनों को लग रहा है कि इस तरह से व्यवहार किया। जो खबर आई है जयपुर में, जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नज़दीकी हैं, वो बता रहे हैं कि ये फैसला भावुकता बस हो गया। बस इस्तीफा देने की कोई योजना नहीं थी, मगर राज्यसभा के संचालन के पहले दिन का जो व्यवहार रहा बीजेपी के वरिष्ठ मंत्रियों का, उससे वो खफा हो गए और खफा हो गए तो इस्तीफा दे आए। बिना कहे राष्ट्रपति भवन पहुंच गए, वहां पर भी बैठे रहे। उन्हें लगा कि कोई मनाएगा, मगर ये मोदी और शाह की बीजेपी है, यहां कोई मनाने वाला नहीं है। अब ये बात तो उनके नजदीकी कह रहे हैं, मगर कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जी सदमे में हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया, इतनी जल्दीबाजी क्यों की, क्यों इतने दिनों के रिश्ते को इस तरह से हमने तार तार कर दिया। अब जो लोग कह रहे हैं कि फेयरवेल नहीं दिया गया या फिर अच्छी विदाई नहीं हुई, अब इसके पीछे की कहानी जो सामने आ रही है उसके अनुसार इन्होंने अतिरेक में फैसला लिया और उस फैसले से बीजेपी के बड़े नेता स्तब्ध थे। जब फैसले से स्तब्ध थे तो तय हुआ कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। अब देखिए कितना बड़ा मजाक बन गया ये कि बीमारी की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, मगर बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता बीमार उपराष्ट्रपति को देखने नहीं गया है। अब बताइए, अगर बीमार होते तो बीजेपी का कोई न कोई नेता तो जाता बीमार पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को देखने के लिए। अब बहुत सारी बातें मीडिया में आई कि आवास खाली कराया जा रहा है, दफ्तर सील कर दिया गया। हालांकि इसका खंडन भी आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जगदीप धनखड़ जब इतनी जल्दीबाजी में इस्तीफा देकर आए हैं तो फिर खामोश क्यों बैठे हैं? कहा जा रहा है खामोश इसलिए बैठे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या कर दिया और बाहर जाकर बोलेंगे क्या। सत्यपाल मलिक की दुनिया अलग थी और जगदीप धनखड़ की दुनिया अलग है। उधर कांग्रेसी और मोदी विरोधी दांत पिजाए बैठे हुए हैं कि कब जगदीप धनखड़ सत्यपाल मलिक बनेंगे और हम इन्हें लपक लेंगे। हर कोई अपने लिहाज से जगदीप धनखड़ के विदाई के बारे में बातचीत कर रहा है, मगर उनके पास रहने वाले कह रहे हैं कि यह सब कुछ अचानक हुआ है। किसी ने इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है, वो खुद ही चले गए थे और इस्तीफा देकर आए थे। हालांकि इस बीच जब कहा जा रहा है कि वो दुखी थे तो किसी न किसी से तो बातचीत किए होंगे, उसके बाद ही गए होंगे। अब कहा जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के लिए भी अमित शाह की पसंद थे और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी अमित शाह की पसंद थे, नरेंद्र मोदी की पसंद नहीं थे। पता नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये नरेंद्र मोदी की ही पसंद थे, मगर अब नापसंद हो जाने के बाद तो कोई मायने नहीं है। मोदी विरोधी बाल का खाल निकालते रहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टालने के लिए टाला गया है क्योंकि सब लग जाएंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। मगर मोदी विरोधियों के सपने बहुत आते हैं और इन सपनों में ये बहुत सारी कहानियां बनाते हैं। एक बड़ा
जखीरा है पत्रकारों का, मोदी विरोधियों का, जो तरह तरह की कहानियां गढ़ते रहते हैं। मगर हमारी जानकारी के अनुसार जगदीप धनखड़ चुप्पी साधे हुए हैं, तो इसलिए साधे हुए हैं कि बीजेपी का रुख बेहद सख्त है। मैं रवि किशन को सुन रहा था पार्लियामेंट के बाहर, वो कह रहे थे, जवाब में पत्रकार ने पूछा कि आधे घंटे पहले तो ठीक थे, तो उन्होंने कहा आधे घंटे क्या, 5 मिनट में आप बीमार पड़ सकते हैं खड़े खड़े, बीमारी क्या कभी आ जाए। तो एक तरह से उनकी बीमारी को लेकर जिस तरह की बातें बीजेपी के नेता कर रहे हैं, आप समझिए ये गुस्से वाला मजाक है, ये मजाक वाला भी मजाक नहीं है। अब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत क्या डॉक्टर हैं जिन्हें पता है कि उपराष्ट्रपति बीमार नहीं हैं? अरे अगर बीमार हैं तो आप ही चले जाइए हालचाल पूछने। अब देखिए खौफ कितना है मोदी और शाह का कि बीजेपी का कोई नेता यह साहस नहीं कर रहा है कि चलो उपराष्ट्रपति की हालचाल पूछ कर आ जाएं कि चल क्या रहा है। मगर कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो रुख है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि इन्हें मौका मिला इस पदों पर देश की सेवा करने का, यानी हमने मौका दिया। आप समझिए कितना टर्स ट्वीट था वो। उसे देखते हुए जगदीप धनखड़ शायद ही साहस कर पाए कि बीजेपी या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ मुंह खोलें। ऐसी सियासत उन्होंने कभी नहीं की है, जबकि सत्यपाल मलिक की ऐसी सियासत की ही फेहरिस्त थी। इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। ये हमेशा से व्यवस्थावादी रहे हैं। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकले, वार्ता कैसे हो और कैसे हमारी अच्छी विदाई हो जाए, कैसे घर में सुलह हो जाए, ये चुप्पी जो साधे हुए हैं, इन चुप्पियों में इसी में वक्त जाया हो रहा है कि जो चमन पहले आबाद था, जिसे हमने बर्बाद किया है, उसे फिर से आबाद ना तो कम से कम बर्बाद भी ना हो। मगर बीजेपी ने अपने रुख में कोई ढिलाई नहीं बरती है, जिसकी वजह से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सफलता नहीं मिल रही है। अब हनुमान बेनीवाल जैसे नेता कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ को खुलकर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी अगर कोई बयान नहीं आया है, तो समझिए कि बयान इतनी जल्दी आना भी नहीं है। बीजेपी का जो रुख है उसे देखते हुए और जिस तरह से ये बीजेपी में आए थे, जो रास्ता था, उस रास्ते को देखते हुए ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से हमारे रिश्ते ठीक हो जाएं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, तो ये भी पैर पटकने लगे थे। उस पैर पटकने के दौरान जो मोदी विरोधी संपर्क में आए थे, वो भी पल्ला झाड़कर निकल चुके हैं। इसलिए अकेले पड़े हैं, अलग थलग पड़े हैं। और कांग्रेस वाले तो दाल में काला ही खोज सकते हैं, वो दाल पी नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तथाकथित रूप से उन्हें भी बहुत प्रताड़ित किया है। और वो मैंने कहा ना कि जगदीप धनखड़ जी व्यवस्थावादी हैं, वो विद्रोही स्वभाव के नहीं हैं। वो अपनापन में, भावुकता में अपने आप को घिरा देखकर, कहीं से कोई मदद ना आते हुए देखकर इस्तीफा देने चले गए हैं। अब देखिए, तुलना अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से होगी, तो फिर वो लोकसभा का संचालन बीजेपी के मंशा के अनुरूप जिस तरह से करते हैं, वो ये नहीं कर पा रहे थे। और वहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का एक बड़ा व्यक्तित्व बन गया है बीजेपी में।
ये राज्यसभा के संचालन में जिस तरह से अकेले पड़ गए थे, यह भी एक वजह थी। मगर कांग्रेस के सभी नेता मजे ले रहे हैं। आज सचिन पायलट टोंक पहुंचे और टोंक में उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। धनखड़ साहब या बीजेपी को इस बारे में सफाई देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश चले गए, संसद चल रहा है, उपराष्ट्रपति को क्या हुआ है इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं है, यानी कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। सचिन पायलट आए थे टोंक, और जब भी आते हैं तो अपने ही इलाके में इस तरह से आते हैं जैसे कोई स्टार विधायक आया हो। लोग मिलने के लिए अपनापन से, प्रेम से आते हैं। आज उन्होंने उन तमाम विकास कार्यों का लेखा जोखा लिया। जो तस्वीरें आती थी कि कहीं पानी जम गया है, कहीं रास्ता नहीं है, उन जगहों पर जाकर कितने पैसे से रास्ता बनेगा, कैसे पानी निकाला जाएगा। तो मैं जो आपसे बता रहा था कि अमेरिका में जाकर भी जिस तरह से वो भारत का पक्ष रखते हैं, टोंक की गलियों में पानी भरा है, इसका भी इलाज कैसे हो, इसका भी ध्यान रखते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सचिन पायलट की जो मारक क्षमता है वह अंतर्राष्ट्रीय से लेकर गली तक है। और अपने ही इलाके में जिस तरह से लोग जाने पर प्यार लुटाते हैं, शायद कोई भी विधायक अपने इलाके में जाता होगा तो इस तरह से मोहब्बत नहीं पाता होगा। और ये इनकी खासियत है, जिसकी वजह से देश भर के नेता कांग्रेस के भविष्य के रूप में सचिन पायलट को देखते हैं। और न केवल देश भर के, बल्कि मैं देखता हूं कि कांग्रेस के जितने नेताओं के इंटरव्यू आते हैं वो ये कहना नहीं भूलते कि सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सचिन पायलट है। मगर सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं, इसे लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। हालांकि चुनाव बहुत दूर है और सचिन मात्र स्वास्थ्य कारण से धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया होगा। जरूर कुछ ना कुछ दबाव होगा, कुछ ना कुछ कहा सुना गया होगा जिस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। लेकिन ये जो जल्दबाजी से पर्दे के पीछे चुपचाप तरीके से इस्तीफे लिए जा रहे हैं, लोगों को हटाया जा रहा है, इन कारणों का खुलासा सरकार को करना चाहिए। और मुझे लगता है आज नहीं तो कल पूरी बात सामने आएगी, सच्चाई का पता पड़ेगा कि किन कारणों से ये सारा कुछ हुआ। खड़गे जी ने कहा कि दाल में कुछ काला है, पूरी दाल काली है। क्या कह रहे हैं? खड़गे जी ने कहा कि दाल में कुछ काला है। हाँ, तो खड़गे साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जरूर दाल में कुछ काला है। और ऐसे ही तो कोई बैठे बैठे आधे घंटे में इस्तीफा देता नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ, क्या व्यवस्थाएं थी, क्या परिस्थितियां थी, क्या मजबूरियां थी कि धनखड़ साहब जो बड़े लाभ लश्कर के साथ उनको राज्यपाल से उपराष्ट्रपति बनाया था, अचानक अच्छा उनका फेयरवेल भी नहीं हुआ। जो विदाई होती है, औपचारिकता होती है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं जब वो पद छोड़ते हैं तो एक उनका भाषण होता है राज्यसभा के अंदर, विदाई होती है, नेताओं से मुलाकात करते हैं। जिस तरह से जल्दबाजी से एक तरह से निकाला गया है, छुड़ाया गया है, ये कोई पहली बार हुआ है। और मुझे लगता है कि ये अच्छी परंपरा नहीं, जो भी कारण रहे हों। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल कारण बाहर जरूर आएंगे। बातें छुपती नहीं है, दबती नहीं है, हकीकत सामने आएगी। इसके बाद वो बता रहे थे कि डोटासरा जी बार बार कह रहे हैं कि चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सही बात कर रहे हैं। न छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, न पंचायत का चुनाव हो रहा है, न शहरी चुनाव हो रहा है। क्या सरकार डर रही है? पता नहीं। क्या भजन लाल शर्मा को लग रहा है कि कुछ और काम कर लें ताकि जब चुनाव हो तो जीत मिले? हालांकि अशोक गहलोत भी आज छात्र संघ के चुनाव के लिए लड़कों से मिले थे, मगर हनुमान बेनीवाल का वो आंदोलन मुझे याद आता है और कैसे अशोक गहलोत ने छात्र संघ का चुनाव नहीं होने दिया। पर विपक्ष में एक अलग अशोक गहलोत होते हैं और पक्ष में अलग हो जाते हैं। चेहरा राजनीति में एक ही होना चाहिए तो अच्छा लगता है, पर चेहरा ये भजन लाल शर्मा का है, जहां पर लोग कह रहे हैं कि भजन लाल शर्मा पूछ पूछ कर चाय पिला रहे हैं। चाय की थड़ी पर मीठी पियोगे या फीकी पियोगे? अब देखो, मीठी पियोगे और फीकी पियोगे की
राजनीति भजनलाल शर्मा राजस्थान में जमकर कर रहे हैं। जो साथ है वो मीठी पिएगा, जो साथ नहीं है वो फीकी पिएगा, मगर पिला सबको रहे हैं, बिना पिलाए रह नहीं रहे हैं। और स्वाद आए ना आए, जिसको फीका मिले समझिए स्वाद नहीं आ रहा है। पर इन सारी परिस्थितियों में भजनलाल शर्मा अपने एक एक विरोधियों को शांत करने में सफल हो गए हैं और अब आराम से राज कर रहे हैं। अब राज रहेगा जाएगा ये तो बाद की बातें हैं, पर आराम से घूमते हैं, सभा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। आज फिर मीटिंग लिए माइनिंग विभाग का, और वहां पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। देखिए बात सही भी है। जो माइनिंग सेक्रेटरी इन्होंने बनाया है या फिर माइनिंग डायरेक्टर बनाया है, ये बेहद ईमानदार हैं। और कांग्रेस और बीजेपी के सरकारों में 20 सालों में माइनिंग विभाग में जो लूट हुआ करती थी, उस लूट पर ताला तो लगा है। और यही भजनलाल शर्मा ताला लगा रहे हैं भ्रष्टाचार पर। तो भ्रष्टाचारी कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है, मगर माहौल नहीं बन रहा है काम होने का, जिसकी वजह से भजनलाल शर्मा आराम से चाय की चुस्कियां भर रहे हैं और डिजिटल पेमेंट से पेमेंट भी कर रहे हैं। चाय हो तो मंगल जैसी और सीएम साहब हो तो भजनलाल शर्मा जैसी। आखिर में सुनवाई जारी है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर। आज फिर सुनवाई हुई और कल कहा गया कि आरपीएससी के जो सचिव हैं रामनिवास मेहता, वो आए और तथ्यों को बताएं। अभी तक वकील उनकी तरफ से बता रहे थे आरपीएससी का पक्ष। जज साहब ने कई सवाल किए कि परीक्षा उसी समय क्यों नहीं रद्द कर दी गई। आज रद्द करने को लेकर सवाल उठा है, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ियां हुई है। आरपीएससी ने कहा कि हमें पता ही नहीं लगा कि पेपर लीक हुआ है, मगर फिर कहा गया कि पाली में, बीकानेर में तो पेपर लीक हो गया था। आरपीएससी ने कहा कि हाँ, लीक की जो खबर आई थी उसके बाद जो पकड़े गए उन्हें हमने आजीवन पाबंद कर दिया था, डिबार कर दिया था, और उसके बाद एक कमेटी बना दी थी। मगर कमेटी में कौन था? बाबूलाल कटारा और रामू राम राय का। तो आप समझिए किस तरह से आरपीएससी काम कर रही है। खैर, देखते हैं कि रामनिवास मेहता क्या जवाब देते हैं। जज साहब एक एक करके और बारीक चीजों पर भी ध्यान देते हुए सुनवाई कर रहे हैं, इसलिए उम्मीदें अभी भी बंधी हुई है कि इंसाफ मिलेगा। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।